हेलो दोस्तों। आज हम सॉल्यूशन के पार्ट 5 को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम रिलेशन बताएंगे कुछ, जिससे न्यूमेरिकल प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल टफ भी हैं, तो आप उसको ये रिलेशन से आप समझ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, खास करके आईआईटी जेईई एग्ज़ाम में, मेडिकल एग्ज़ाम में, और ये कुछ आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो बने रहिए। मेरा नाम है पंकज सर, आप देख रहे हैं द साइंस वर्ल्ड पलामू से। तो रिलेशन बिटवीन, हम लोग रिलेशन जैसे पहले हम लोग जितना भी कंसंट्रेशन टर्म को समाप्त किए, उसके बाद इसी पर एक न्यूमेरिकल बहुत सारे दिए जाते हैं। नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन बेस्ड दिए जाते हैं। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे, जैसे उधर पिछले वीडियो में नॉर्मलिटी का चर्चा किए थे पूरा। अब यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे नॉर्मलिटी, मोलारिटी में क्या एक्सप्रेशन है, क्या दोनों में रिलेशन है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मलिटी, जैसे रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी, ये रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी ये है। तो ये जो रिलेशन यहाँ हम लोग कैसे देखेंगे इसको, जैसे ये देखिए, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है आपका, नॉर्मलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलारिटी। थोड़ा सा हम आपको यहाँ एन फैक्टर, नॉर्मलिटी में भी हम आपको एन फैक्टर के बारे में चर्चा किए थे। तो नॉर्मलिटी एन फैक्टर इनटू मोलारिटी, यही रिलेशन होता है। या तो फिर आप इसको लिख सकते हैं नॉर्मलिटी, जिसको नॉर्मलता बोलते हैं हिंदी में, कि वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलारिटी। एन फैक्टर का मतलब कुछ भी हो सकता है, वैलेंसी फैक्टर या कुछ भी हो सकता है। यहाँ वही चीज़ को हम लिखे हुए हैं शॉर्ट में, कि नॉर्मलिटी इक्वल टू एक्स इंटू एम। एक्स मतलब क्या है, वैलेंसी है। ठीक है, एक्स यानी एन फैक्टर है, इंटू मोलारिटी। तो एन फैक्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे एन फैक्टर को हम लिखें, एन फैक्टर में भी चार्ज हो सकता है। ओ एन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। वैलेंसी यानी संयोजकता। बेसिसिटी मतलब क्षारकता। आप इसको हिंदी में भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में यहाँ बहुत सारे टर्म को कुछ नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि ये सब इंग्लिश में ही जनरली प्रयोग किया जाता है। बेसिसिटी मतलब क्षारकता। एसिडिटी मतलब अम्लता। ओके, फिर से आप सुन लीजिएगा, बेसिसिटी क्षारकता, एसिडिटी अम्लता, एडीसी। तो ये कुछ भी हो सकता है एन फैक्टर। अब एन फैक्टर हम बताए थे कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकता है। ये डेरिवेशन हम आखिर ये कैसे नॉर्मलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलारिटी लिखे हैं, इसका डेरिवेशन आइए देख सकते हैं हम लोग, कि इसको प्रूफ करके देख सकते हैं। जैसे हम लोग ये क्या लेते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, पिछले वीडियो में बताए थे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे देख लें। नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, इसका फार्मूला क्या बताए थे आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। मतलब विलय का भार बटा उसका समतुल्यांकी भार और इनटू वॉल्यूम। ठीक है, यानी आयतन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट किसका फार्मूला हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ ऊपर करके ला लेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट को हम बताए थे पिछले वीडियो में क्या, कि मॉलिक्यूलर वेट बाय उसका एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। ओके, या एक्स भी लिख सकते हैं आप यहाँ। तो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला हम यहाँ लिख दिए, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, और ये इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि हम लोग जानते थे क्या, कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। हम लोग पहले पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके थे कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू उसका क्या होता है, वेट, जो भी वेट सॉल्यूट का दिया हुआ रहेगा, बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, या मोलर मास। तो ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं। तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह में हम नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं, और बटे नंबर ऑफ मोल्स,
और ये बाय क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स और ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये ऊपर चला आएगा और ये चला आएगा एन फैक्टर। आप इसको फिर से समझिए, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं, ठीक है। वह आपका ये वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम, और ये एन फैक्टर जो है सो ऊपर चला आएगा, एन फैक्टर, ठीक है। ये हो गया द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या जानते हैं, मोलरिटी, जो कि मोलरिटी में पढ़ चुके थे कि नंबर ऑफ मोल्स बाय उसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब मोलरिटी, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ओके। तो इतना का हम लोग क्या लिख दिए, इतना का फार्मूला का हम लोग का हो गया ये मोलारिटी, क्या हो गया ये मोलारिटी। और ये एन फैक्टर ये आपका क्या हो गया, ये एन फैक्टर के रूप में हो गया। तो इस तरह से हमारा फार्मूला क्या बन गया, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है। नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, ओके। अब यही हम लोग लिख सकते हैं, या तो फिर इसको नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू बेसिसिटी, हम नहीं बोले थे कि एन फैक्टर के जगह बेसिसिटी भी लिख सकते हैं आप। फिर नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एसिडिटी। अब ये बेसिसिटी एसिडिटी आपको टर्म नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसका हम चर्चा यहाँ एग्जाम्पल से किए हुए हैं। ये देखिए, जैसे एक एसिड लेते हैं हम लोग, एक एसिड लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, अगर हम लोग एसिड को डालेंगे, AQ मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये 2H प्लस प्लस SO4 पर 2 माइनस में ये डिसोसिएट कर जाएगा, यानी विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2। इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा आपका, 2। अब ये बेसिसिटी 2 हो जाएगा, ये बेसिसिटी इसका आपका 2 हो जाएगा। बेसिसिटी कैसे 2 होगा, क्योंकि ये 2 आयन में, यहाँ भी 2 प्लस और ये 2 माइनस, 2 आयन में टूटा है, तो बेसिसिटी इसका 2 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, उसका मॉलिक्यूलर वेट बाय उसका बेसिसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी, मॉलिक्यूलर वेट हम लोग जानते हैं H2SO4 का निकालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन का जब एटॉमिक मास को पूरा ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 98 आ जाएगा। और बेसिसिटी कितना कितना आयन में टूटा है, 2 आयन में टूटा है ना, 2 चार्ज में टूटा है, यहाँ 2 प्लस या 2 माइनस, है ना, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो बेसिसिटी बाय 2, तो आपका 98/2 यानी कितना आ जाएगा, 49, ठीक है। कितना आ जाएगा, 49। तो ये इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट यानी 49। तो आसानी से हम लोग यहाँ निकाल चुके कि कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड है एक्वस सॉल्यूशन में, वो 2 आयन में टूट गया है, तो बेसिसिटी यहाँ मेरा हो जाएगा कितना, 2। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी से निकाल दिया आसानी से। क्योंकि इक्विवेलेंट वेट बराबर हम पहले ही बताए थे कि मॉलिक्यूलर वेट बाय उसका एन फैक्टर या चार्ज या बेसिसिटी। तो बेसिसिटी हम लोग लिखेंगे, चूँकि एसिड के केस में है बेसिसिटी, तो 98/2 या 49। अब बेसिसिटी होता क्या है, ये टर्म को हमको जानना है। बेसिसिटी का मतलब होता है कि किसी एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी एसिडिक सॉल्यूशन में वो कितना आपका H प्लस आयन आपका वो दे सकता है, यानी डिसोसिएट कर सकता है, ठीक है। H प्लस आयन उसमें डिजॉल्व हो सकता है, H प्लस आयन। तो ये हमारा बेसिसिटी। और एसिडिटी जस्ट इसी का उल्टा है कि किसी आपका जैसे बेसिसिटी बताए थे किसी एसिडिक सॉल्यूशन, उसी तरह से एसिडिटी क्या हो जाएगा, किसी एसिड आपका बेसिक सॉल्यूशन में, किसी बेसिक सॉल्यूशन में वो कितना OH माइनस आयन को रिलीज कर सकता है, डिसोसिएट कर सकता है, या तो डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। जिसको हम लोग कह सकते हैं कि विलियन में कितना H प्लस या OH माइनस आयन जो रिलीज करता है, उसी को हम लोग बोलेंगे एसिडिटी और बेसिसिटी, ओके। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आपका, जैसे ये तो H2SO4 समझ में आ गया। HCl का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। HCl का जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक HCl का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये देखिए, HCl में ये H प्लस और ये Cl माइनस,
उसी तरह एक्वस सॉल्यूशन में तोड़े हम लोग, तो इसका आयन में कितना टूटा, बेसिसिटी इसका 1 हो जाएगा। ओके, बेसिसिटी 1 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ उसी तरह बेसिसिटी इसका हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट अगर निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट HCl का, उसका बेसिसिटी 1 भागा दे दीजिए, आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा ये H3PO4। H3PO4 में आपका ये 3H प्लस उसी तरह से टूटेगा PO4 पर 3 माइनस, तो 3 माइनस आयन यानी कि बेसिसिटी 3 हो जाएगा। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शनल केस हैं, अपवाद हैं। अपवाद क्या, जैसे कि H3PO4 का ये डायग्राम से पता चलेगा, ठीक है। तो डायग्राम से पता चलेगा, जैसे H3PO4 में हम लोग देखते हैं क्या कि P ऑक्सीजन 1 2 3 और ये 4, एक डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन आप बना दीजिए, ठीक है। चूँकि फास्फोरस के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। अब 5 कैसे होते हैं, चूँकि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 15 होता है, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर जब 15 है फास्फोरस का, तो 2 8 10 और 5 15, तो 5 इसका आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। ओके, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा तो 5 बॉन्ड ये बना सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये फास्फोरस के साथ आपका ये ऑक्सीजन, यहाँ हम लोग डबल बॉन्ड बनाए, फास्फोरस के साथ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए, ठीक है। एक ये, तो 2 3 एक 4 और एक 5, ठीक है। और ये ऑक्सीजन के साथ एक ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमेशा जब भी बनाता है 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और एक ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, एक ये फास्फोरस के साथ बनाया हुआ है। ओके, तो यहाँ फास्फोरस, अब ये ऑक्सीजन उसी तरह से ये ऑक्सीजन। तो यहाँ देख रहे हैं आपका हम नहीं बोले थे बेसिसिटी क्या होता है, मानी क्षारकता क्या होता है, कि कोई एसिडिक सॉल्यूशन में कितना H प्लस आयन को डिसोसिएट कर सकता है या तो उसमें डिजॉल्व कर सकता है। ओके, तो यहाँ H प्लस आयन देखो, ये ऐसे ऑक्सीजन यहाँ क्यों, अब यहाँ H प्लस आयन यहाँ रिलीज करेगा, क्यों H प्लस आयन यहाँ से टूट पाएगा, क्योंकि हम यहाँ तीर का निशान से यहाँ दिखाए हुए हैं एरो का साइन से कि ऑक्सीजन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, हाइड्रोजन से भी और फास्फोरस से भी। तो हाइड्रोजन से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता तत्व है। और फास्फोरस भी अपने तरफ, ये फास्फोरस भी क्या करेगा, फास्फोरस से भी ये ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा, तो ये बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देगा और जल्दी से यहाँ से H प्लस आयन को रिलीज कर देगा एसिडिक सॉल्यूशन में। उसी को हम लोग कहते हैं बेसिसिटी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनके 1 2 3 H प्लस आयन रिलीज कर सकता है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं ये बेसिसिटी। कुछ इसका एक्सेप्शनल केस है, जैसे H3PO3 में क्या, जैसे यहाँ आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ आप सोचिएगा कि नहीं 3 हाइड्रोजन है तो 3 यहाँ बेसिसिटी होगा, लेकिन ये गलत है, बेसिसिटी यहाँ 2 होगा। कैसे होगा 2, जैसे ये फास्फोरस है, ये ऑक्सीजन, हम लोग यहाँ डबल बॉन्ड बना दिए, 5 बॉन्ड बनाता है यह फास्फोरस, चूँकि इसका आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो 1 2 3 और एक यहाँ 2 1 3 1 4 एक आपका 5। अब हाइड्रोजन तो मेरा यहाँ कितना है, 3 है, तब हाइड्रोजन जब 3 है मेरा, तो एक हाइड्रोजन तो हम इस ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दिए, ये हाइड्रोजन, और ये फिर एक फास्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। तो अब यहाँ हम क्या बोले, यहाँ ऑक्सीजन तो है नहीं, तो ऑक्सीजन ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ से H प्लस आयन रिलीज एसिडिक सॉल्यूशन में कितना करेगा, 2 ही ना करेगा, एक यहाँ एक ये और एक ये नहीं करेगा, ये नहीं टूट पाएगा बॉन्ड। जब भी टूटेगा, जब भी ये डिसोसिएट करेगा, तो आपका ये H प्लस आयन यहीं से रिलीज कर सकता है। तो इस हम लोग यहाँ बेसिसिटी कितना लिख सकते हैं, 2। अब यहाँ आता है एक और एक एक्सेप्शनल केस है H3PO2 का। तो H3PO2 का उसी तरह से फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाया हुआ है, देखिए फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फिर एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन एक ही आपका, चूँकि ऑक्सीजन यहाँ 2 है, देख तो यहाँ बना दिया है डबल बॉन्ड के साथ, और फिर यहाँ एक सिंगल बॉन्ड के साथ, तो हाइड्रोजन लगा दिए, तो आपका एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये डायरेक्टली अटैच है फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन, तो ये तो बॉन्ड तो डिसोसिएट होगा नहीं, जब भी डिसोसिएट होगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक है, तो यहीं से डिसोसिएट होगा, तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 1। कुछ जैसे बेसिक सॉल्यूशन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेस में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग क्या किए, इसको Na+OH- में इसको डिसोसिएट कर दिए। अब यहाँ इसका एसिडिटी हम लोग कितना लिखेंगे, अब यहाँ देखो एसिडिटी क्या, किसी बेसिक सॉल्यूशन में
कितना OH माइनस आयन को रिलीज कर सकता है, यानी डिजॉल्व कर सकता है। तो OH माइनस आयन यहाँ हमारा यहाँ एसिडिटी कितना NPA प्लस OH माइनस यहाँ एक आयन में टूटा है ना, तो आप यहाँ एक लिख सकते हैं कोई भी, क्योंकि यहाँ जब भी बैलेंसिंग में रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ जो भी आयन रहेंगे रेडिकल्स रहेंगे वो आपका बैलेंस में रहेगा। तो एक प्लस लो या एक माइनस, लेकिन एक प्लस वाला ही बड़ी संख्या को ही लिखना बेहतर होता है। तो एसिडिटी 1 हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH उसी तरह से हम लोग निकालेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को ऐड करके बाय उसका एसिडिटी। तो एसिडिटी कितना 1, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड को जोड़िएगा तो 40 आएगा, बाय 1 तो 40 आ जाएगा। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी आप लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी आप लिख सकते हैं जैसे Ca2 प्लस 2H माइनस में, तो यहाँ एसिडिटी कितना हो जाएगा 2। AlCl3 को उसी तरह से तो 3, Al पर 3 प्लस और आपका Cl पर माइनस, तो ये 3 माइनस और ये 3 पहले दोनों बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब ये चार्ज आपको नहीं तोड़ने वाला तो वहाँ हम कभी इसका चार्ज का अलग पार्ट बनाएंगे कैसे कैसे टूटता है ये। ऐसे अगर आप ये चार्ज के बारे में अगर नहीं तोड़ने आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वहाँ लिखे कि चार्ज के बारे में कुछ बताइए, तो हम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये सब फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, फर्स्ट ईयर का एक बेसिक पार्ट है, 9th-10th का भी एक बेसिक पार्ट है। चार्ज को आयन में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड को कैसे हम लोग उसको चार्ज आयन में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये सब चीज़ आना चाहिए। खैर, तो एसिडिटी यहाँ कितना हो जाएगा 3। उसी तरह से एल्युमिनियम सल्फेट का यहाँ तोड़े, Al2SO4 का होल थ्राइस है, तो ये 2Al पर 3 प्लस प्लस 3 सल्फेट पर 2 माइनस, तो 3 दूनी 6 माइनस और ये 2 तिया 6 प्लस, तो ये दोनों बैलेंस करके रखा है। एसिडिटी कितना हो जाएगा 6। NaCl का भी इसी तरह से हम लोग तोड़े हैं, NaCl का Na पर प्लस और ये Cl माइनस, तो चार्ज यहाँ 1 हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि ये एक सॉल्ट है तो चार्ज ही आपको लेना बेहतर होगा। कैल्शियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है, तो यहाँ भी चार्ज हम लोग कितना लिखे हैं आपका 2। यहाँ मिस्टेकिंग हो गया है, यहाँ चार्ज आप लोग 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, या लिखने में गलत हो गया है, चार्ज यहाँ कितना लिखिएगा 2। ओके, यहाँ सुधार लीजिएगा आप, यहाँ चार्ज कितना लिखिएगा 2, ये ठीक है, यहाँ चार्ज लिखिएगा 2। ओके, एक की जगह में। चलिए, अब इक्विवेलेंट वेट हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जो पिछले वीडियो में KMnO4 जैसे नॉर्मलिटी में KMnO4 सॉल्यूशन का हम लोग देखे थे इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ इक्विवेलेंट वेट देखते हैं हम लोग K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन। तो पोटासियम डाइक्रोमेट का हम लोग कैसे देखेंगे, पोटासियम डाइक्रोमेट इसको बोलते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है K2Cr2O7। तो इसका जैसे K2Cr2O7 एसिडिक सॉल्यूशन में जब इसको डालिएगा ना, तो ये Cr पर 3 प्लस क्रोमियम पर 3 प्लस आयन रिलीज करता है। अब यहाँ क्रोमियम, तो हम लोग का पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, आप इतना आसान नहीं होगा कि 3 प्लस यहाँ चार्ज लिख देने के लिए। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना पड़ेगा किसका, चूँकि क्रोमियम से आपका एसिडिक सॉल्यूशन में पोटासियम डाइक्रोमेट आयन डालने पर यही क्रोमियम रिलीज किया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इस क्रोमियम को अगर X मान लिए, ठीक है, तो पोटासियम पर चार्ज कितना होता है +1, तो +1 को 2 से मल्टीप्लाई किए 2 हो गया। फिर यहाँ हम लोग क्रोमियम को X माने हैं, तो X × 2 हो गया, जो कि 2 क्रोमियम है, प्लस 7 हो गया, और ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है -2, और टोटल किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 0। तो ये 2 + 2x - 14 = 0। तो 2x = आपका कितना हो गया 12, ये इधर घटा दिए तो ये x = 6 आ गया, यानी यहाँ आपका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया 6। अब यहाँ देखिए 6 और यहाँ क्रोमियम का कितना 3, तो 6 से 3 निकल गया। तो 6 से 3 आपका यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 6 है और यहाँ कितना है 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ चेंज निकालना पड़ेगा कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किया है इसका। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किया कितना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोग n फैक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो नहीं बोले थे कि रिएक्टांट है 6 ऑक्सीडेशन नंबर, प्रोडक्ट है -3, 6 रिएक्टांट में से प्रोडक्ट को घटा दीजिए और फिर क्या कीजिए, इसको
जितना भी क्रोमियम की संख्या यहाँ कितना है, क्रोमियम की संख्या यहाँ 2 है, तो यहाँ हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये निकल कर आ गया 6 में 3, 3 2 जा 6। तो ये 6 क्या आ गया आपका, ये 6 आ गया आपका, ये 6 क्या आ गया आपका, ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ इक्विवेलेंट वेट आसानी से निकल जाएगा, मॉलिकुलर वेट बाय उसका एन फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ तो मॉलिकुलर वेट जो भी होगा K2Cr2O7 का लिखकर उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आराम से इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो आप आसानी से इस वीडियो के जरिए इक्विवेलेंट वेट को आप निकाल सकते हैं, चाहे वो बेसिक सॉल्यूशन का हो, एसिडिक सॉल्यूशन का, आप इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ कुछ टर्म है जैसे नॉर्मल सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन पेपर में नॉर्मल सॉल्यूशन लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में, तो वहाँ n मतलब नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब नॉर्मलिटी समझ जाइएगा, कैपिटल N का वैल्यू दिया हुआ है। सेमी नॉर्मल मतलब सेमी का मतलब आधा, तो n/2। बाय नॉर्मल मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2n हो जाएगा। डेसी नॉर्मल मतलब n/10। सेंटी नॉर्मल, सेंटी मतलब n/100। ये समझिएगा, n मतलब नॉर्मलिटी। ओके, अब यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 मोलरिटी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइबेसिक एसिड। कहता है कि कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 मोलरिटी। 0.2 मोलरिटी देखिए वैल्यू दिया हुआ है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइबेसिक एसिड। या ये क्वेश्चन कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 मोलरिटी ऑफ H2SO4 इस तरह से भी पूछ सकता है। ये बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा 1 नंबर में यहाँ क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न बोर्ड में। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसी को हिंदी में लिखे हैं आपका डाइबेसिक एसिड, जिसको द्विभाषमिक अम्ल कहते हैं हिंदी में। ठीक है, द्विभाषमिक अम्ल के जलीय विलयन 0.2 मोलरिटी का नॉर्मलता ज्ञात करें। ओके, तो नॉर्मलिटी हम लोग जानते हैं क्या, आप वही चीज़ को लगाइए। नॉर्मलिटी हम रिलेशन बताए थे कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर के जगह में हम बेसिसिटी लिख दिए। क्यों बेसिसिटी लिखे, क्योंकि आपका यहाँ आप देख रहे हैं एक H2SO4 सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइबेसिक एसिड मतलब H2SO4 है। अब H2SO4 क्या एसिड है, तो हम लोग यहाँ तो बेसिसिटी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मोलरिटी हमारा वैल्यू दिया हुआ है कैपिटल M के रूप में। यहाँ देखिए 0.2 मोलरिटी यानी मोलरिटी का वैल्यू दिया हुआ है, तो कैपिटल M का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, और बेसिसिटी H2SO4 का जस्ट अभी बताया कि H2SO4 को आप इसको तोड़िएगा, तो यहाँ आपको देखने को क्या मिलेगा, H2SO4। तो इसको देखने को क्या मिलेगा आपको, 2H पर प्लस प्लस आपका SO4 पर 2- आयन। तो यही बड़ी संख्या को 2H प्लस वाला प्लस पॉजिटिव वाला को लिखा जाता है। ठीक है, तो यही आयन को आप लिखिए। ठीक है, तो ये बेसिसिटी कितना हो जाएगा 2, तो आसानी से निकल कर आ जाएगा कितना 0.4 नॉर्मलिटी। तो देखिए आसानी से नॉर्मलिटी निकल कर आ गया ना, है ना। बस ये कंसेप्ट को आपको याद रखना है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर या बेसिसिटी। फिर क्या कहता है क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कि फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 0.4 m, फिर कैपिटल M यानी कि मोलरिटी दिया हुआ। अब H3PO4 सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ H3PO4 ठीक है सॉल्यूशन का है। तो H3PO4 सॉल्यूशन का निकालना है, तो उसी तरह से नॉर्मलिटी का रिलेशन आप लगाइए, नॉर्मलिटी मोलरिटी इंटू बेसिसिटी। मोलरिटी वैल्यू दिया हुआ 0.4 और बेसिसिटी अभी हम जस्ट H3PO4 में बताए थे कि 3 चूँकि 3 रिप्लेसेबल होगा, इसको आप स्ट्रक्चर से बना के भी समझाए हैं। तो बेसिसिटी 3, तो इसको मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा 1.2 मोलरिटी। कैपिटल M का मतलब मोलरिटी। और फिर क्या कहता है अगले क्वेश्चन में, फाइंड द मास ऑफ NaOH। अब यहाँ बेस है प्रेजेंट इन 250 मिलीलीटर ऑफ ए सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। सेमी नॉर्मल, सेमी मतलब n/2 बताए थे ना, आधा, नॉर्मलिटी का आधा। ठीक है, तो हमको निकालना है मास किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सबसे पहले गिवन डेट, सेमी का मतलब 1/2 n/2, वॉल्यूम 250 मिलीलीटर दिया हुआ है। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट बाय उसका इक्विवेलेंट वेट। हम लोग जानते हैं, पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं, नॉर्मलिटी के वीडियो में, है ना, पार्ट 4 में, कि नॉर्मलिटी इक्वल टू वेट बाय उसका इक्विवेलेंट वेट। अब वेट बाय इक्विवेलेंट वेट हम लोग जानते हैं कि होता है नॉर्मलिटी, सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय उसका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो यही हम लोग ये देख चुके थे, ये तोड़ के पूरा। तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट
बी का मतलब है यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मलिटी में बता चुके हैं, तो नॉर्मलिटी का वैल्यू यहाँ हाफ बैठा दिए। वेट बाय मॉलिकुलर अब यहाँ इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिकुलर वेट बाय उसका एसिडिटी, जो कि आपका NaOH सॉल्यूशन है तो एसिडिटी की ज़रूरत पड़ेगा, जो कि बेस है वो, तो एसिडिटी सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम। ठीक है, और ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, चूँकि यहाँ मिलीलीटर में दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ लीटर में अगर चेंज करिएगा तो फिर यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करिएगा। तो ये आपका हाफ आ गया वेट बाय उसका मॉलिकुलर वेट उसका 40, एसिडिटी उसका NaOH का Na+OH-, तो इसका कितना आ गया एसिडिटी 1 एन फैक्टर, और इंटू 250 मिलीलीटर। तो ये काट कूट कर आपका कितना आ गया, सॉल्व करने के बाद इसका हमको मास निकालना है ना, वेट निकालना है ना, तो वेट निकल कर आ गया कितना, ये 5 ग्राम ना। वेट देखिए आप यहाँ 5 ग्राम। ठीक है, वेट निकालना है आप इसका। अब यहाँ कुछ डाइल्यूशन पर एक फार्मूला जैसे बनाते हैं, डाइल्यूशन का और डाइल्यूशन जिसको हम लोग तनुकरण कहते हैं। तनुकरण का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए डायग्राम में बना के लिखे हुए हैं कि एक हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, उसमें मान लो 2 हम लोग यहाँ कंटेनर लिए, दोनों में आपका क्या है कि इसका मान लिया हम लोग, इसमें जो भी हम लोग सॉल्यूट के अमाउंट को डिज़ोल्व किए हैं पानी में, तो इसका हम लोग यहाँ मोलारिटी M1 मान लिए, इसका V1 वॉल्यूम को V1 मान लिए। यहाँ क्या किया, अब डाइल्यूशन इस कंटेनर में क्या किए, इसमें पानी मिलाते गए, जो भी अमाउंट इसमें होगा उस पर दूसरे कंटेनर में इसमें क्या करिए, पानी मिलाते गए। अब इसमें पानी मिलाते गए और इसको क्या किए, ये गाढ़ा शरबत को पतला करते गए, मतलब इसको डाइल्यूशन करते गए। अब डाइल्यूशन करते गए तो अब तो भैया हम लोग को तो यहाँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो सेम है। मान लो कि यहाँ अगर हम लोग यहाँ इसमें मान लो कि यहाँ अगर हम लोग आपका 100 ग्राम चीनी को डालें, तो यहाँ भी तो 100 ग्राम चीनी है, भले इसमें आप पानी मिला दीजिए बहुत, तो ये तो पतला शरबत हो जाएगा, ये तो गाढ़ा शरबत है। तो यहाँ क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो सेम है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चूँकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या, नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन वॉल्यूम यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पानी मिलाते जाएंगे तो वॉल्यूम तो इसका बढ़ जाएगा, वॉल्यूम तो दोनों का अलग हो जाएगा। जब वॉल्यूम दोनों का अलग हो जाएगा तो इसको हम लोग यहाँ मान के चले V1, इसको V2। तो यहाँ वही लिखे हैं कि वेन जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज सेम, क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दोनों कंटेनर में क्या है, सेम है। भले आप इसमें पानी कितनों मिलाते गए लेकिन चीनी तो सेम है मिला हुआ, ये पतला बन गया, ये गाढ़ा शरबत बन गया। तो इस तरह का अगर जहाँ डाइल्यूशन का यूज़ किया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, तो वहाँ हम लोग मान के चलेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, सेम है, सेम होगा ही। तो हम लोग यहाँ दोनों के बीच में एक रिलेशन लगाएंगे, क्या, M1V1 इक्वल टू M2V2, डाइल्यूशन का ये फार्मूला होता है। अब यहाँ M1 मोलारिटी है, जहाँ हमारा, अब यहाँ देख सकते हैं कि आप कैसे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। इस कंटेनर का जो भी मोलारिटी वॉल्यूम होगा इस कंटेनर के इक्वल हो जाएगा। तो मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है बाय V1, उसी तरह M2 इक्वल टू N बाय V2। तो M1 बाय M2 दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 बाय V1, चूँकि N तो सेम में कट जाएगा तो V2 बाय V1 आ जाएगा। तो M1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2V2। ये तो आपको प्रूफ कर दिए। ओके, अब इसी बेस्ड पर एक थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल NCERT का ही क्वेश्चन है। क्या कहता है कि कैलकुलेट दी मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग सॉल्यूशंस। देखिए 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलारिटी, कैपिटल M दिया हुआ है ना, जिसका मतलब मोलारिटी का वैल्यू दिया हुआ है H2SO4 डाइल्यूटेड विथ 500 मिलीलीटर। देखो एक कंटेनर 30 मिलीलीटर है जिसको 0.5 मोलारिटी H2SO4 है, डाइल्यूट किया गया है उसको कितना से, 500 मिलीलीटर से। एक दूसरा है क्या, 30 ग्राम ऑफ ये कैल्शियम नाइट्रेट है हाइड्रेट फॉर्म में, जिसको डाइल्यूट किया गया है 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो आपको निकालना क्या है, प्रत्येक का निकालना है मोलारिटी, इसी को हिंदी में लिखे हुए। तो हमारा क्या क्या सबसे पहले दिया हुआ है, मोलारिटी दिया हुआ है 0.5 m, ठीक है, कैपिटल M। वॉल्यूम दिया हुआ है कंटेनर का 30 ml, तो दूसरा कंटेनर का वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml, तो उसका मोलारिटी हमको निकाल देना है। तो डाइल्यूशन फार्मूला लगा देंगे, जो कि नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है। तो अब क्या करेंगे,
M1V1 इक्वल टू M2V2। तो M1V1 बैठा दिए 0.5 इंटू 30, M2 निकालना है हमको, और V2 हमारा कितना है 500। ओके, तो ये कितना हो गया 15, और ये यहाँ से हम लोग M2 को सॉल्व करके 0.03 मोलरिटी ला लिए। अब यहाँ क्या है, हमको मोलर मास सबसे पहले यहाँ देखना पड़ेगा। अब हमको मोलरिटी निकालना, इसका देखिए, ये पहले मोलर मास निकालिए आप इसका। तो CO मतलब यहाँ ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, सॉरी ये कोबाल्ट है CO। तो कोबाल्ट का 59, नाइट्रोजन आपका, ये कैल्शियम नाइट्रेट वहाँ बोल दिए थे लेकिन कोबाल्ट नाइट्रेट है। तो यहाँ नाइट्रोजन आप यहाँ देख सकते हैं 2 हैं, तो 2 इंटू ये 14 मतलब 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, ठीक है। और ये 3 2 जा 6 हो गया, और ये 16 एटॉमिक मास हो गया ऑक्सीजन का, और ये प्लस 6, ठीक है 6, और ये वाटर का होता है कितना 18। तो ये मिलके आ गया कितना आपका 291 ग्राम पर मोल, ठीक है 291। अब यहाँ मोलरिटी निकालना है तो आसानी से निकल जाएगा। मोलरिटी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, ये फार्मूला से। या तो हम एक और तरीका बताए थे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के आप निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता ही है। तो 30 वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट इसका अभी निकाले 221, वॉल्यूम दिया हुआ है 4.3, तो आसानी से ये निकल गया। ये डायलूशन करके नहीं है, डायरेक्टली दिया हुआ है, तो मोलरिटी आसानी से निकल गया। अब क्या है, एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड डेंसिटी। तो रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड डेंसिटी, तो मोलारिटी और डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है कि कहता है कि इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, अगर डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस तरह का रिलेशन से क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में इसके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इस पर। तो अगर डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है और आपसे पूछ दिया है मोलारिटी, तो आप एक तरीका यूज कर सकते हैं, एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ये सब फार्मूला लगाना ठीक रहेगा। और एकेडमिक एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा बढ़िया तरीका से, तभी नंबर मिलेगा। तो मोलारिटी हम ये P इक्वल टू लिखे परसेंटेज, जो परसेंटेज में क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रतिशत के रूप में, इंटू 10 इंटू D यानी डेंसिटी बाय उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। कहता है इफ़ वेट ऑफ सॉल्यूट, अगर अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि आखिर ये कैसे आया ये फार्मूला, P इंटू 10 इंटू D बाय उसका मोलर मास। तो वेट ऑफ सॉल्यूट को मान के चलते हैं W ग्राम, जो वेट बाय मास परसेंटेज के रूप में दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, आप इसको P परसेंटेज भी लिख सकते हैं। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा क्या, D ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या तो D ग्राम पर मिलीलीटर। और डेंसिटी हमारा क्या होता है, फार्मूला डेंसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, मास बटा उसका वॉल्यूम। अब मास बटा वॉल्यूम होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन तो 100 ग्राम का, जब परसेंटेज रहेगा तो 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनेगा हमारा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा निकालना है, तो हम लोग डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम जान रहे हैं, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैचिया यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू हमारा मास बटे डेंसिटी, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना है 100 ग्राम, और डेंसिटी मेरा D ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है या D ग्राम पर मिलीलीटर है, तो 100 बाय ये D आ जाएगा, ठीक है। अब ये ग्राम ग्राम कट गया तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, ये 100 बाय D पर सेंटीमीटर क्यूब, ये ऊपर चला जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसको लीटर में अगर निकालना है आपको, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मिलीलीटर से लीटर में जाना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये कट के आ जाएगा, आपका ये देखिए 0 0 2 0 कट गया है, तो 1/10D लीटर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से मोलारिटी हम लोग निकालेंगे, तो मोलारिटी हमारा क्या है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं फार्मूला से। तो नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर, अब यहाँ देखिए ये वेट ऑफ सॉल्यूट तो हम बोले थे कि जो भी 5% 10% जो भी रहेगा तो पी के रूप में दिया रहेगा, परसेंटेज के रूप में, बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट। और ये वॉल्यूम हमारा कितना निकल कर आया था अभी 1/10 लीटर। तो P इंटू ये 10 ऊपर चला जाएगा D बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट, निकल कर आ गया ये आसानी से। मोलरिटी P इंटू 10 इंटू D बाय मोलर मास। ठीक है, अब ये क्या है D, जहाँ ये क्या है D डेंसिटी है, MB क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, और P परसेंटेज के रूप में क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। अब इसी पोस्ट पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट मोलालिटी, ए में कहता है मोलालिटी, बी में कहता है मोलारिटी, और सी में कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। NCERT का क्वेश्चन है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास, देखो ये परसेंटेज के रूप में दे दिया है ना, एक्वस KI इज 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। तो अब यहाँ परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ गिवन ऐड करके लिखे हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट WB 20 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा घट कर आ जाएगा, हम बोले थे 100 में 20 तो 80 ग्राम आ जाएगा। ओके, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर आ जाएगा। ओके, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.202। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KI, पहले मॉलिक्यूलर वेट इसका निकाल दिए, तो पोटासियम का 39, आयोडीन का 127 निकल कर आ जाएगा 166 ग्राम पर मोल। मोलालिटी क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट इसका दिया हुआ है ना क्वेश्चन में 20 बाय मॉलिक्यूलर वेट 166। ठीक है, अभी निकाले। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 80, ये आसानी से निकल जाएगा, और ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए चूँकि ग्राम में है, तो ये निकल कर आ जाएगा 1.50 मोलालिटी। ठीक है, हम लोग उधर भी पढ़ चुके हैं मोलालिटी का, तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ मोलारिटी निकालना है। हमने बोले थे कि मोलारिटी ऐसे नहीं निकल सकता जब तक आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया रहेगा, आयतन नहीं दिया रहेगा। इसीलिए तो डेंसिटी दे दिया है। अगर आयतन नहीं दिया है तो डेंसिटी यानी घनत्व दे दिया है। तो फार्मूला लगा दिया उसी तरह से, WB/MB इंटू V, वेट बाय मॉलिक्यूलर इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले हम लोग निकाले, यहाँ भी हमको तो मालूम करना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो 100 बाय D ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहाँ क्या है 100 बाय आपका D, ये ग्राम ग्राम काट गया मिलीलीटर पर, तो मिलीलीटर आ गया ये। तो मोलरिटी हमारा यहाँ निकल कर के आ जाएगा 20 बाय 166। ठीक है, 100 बाई ये D, V के जगह बैठा दिया, और ये 1000 चूँकि आपको यहाँ मिलीलीटर में यहाँ हम लोग रखे हैं। इसको बाद ये जो है 100 इंटू D, अब ये देखिए, अब डेंसिटी की जगह में 1.202 बैठा दिए, तो ये निकल कर आ जाएगा आसानी से आपका कितना, या आप इसको सॉल्व करिएगा 1.44 मोलारिटी। ओके, मोल फ्रैक्शन निकालना आसानी से निकाल सकें, पिछले वीडियो में बताए हैं सब। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले NB आप निकालिए, NB मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का। तो वेट कितना है 20 है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 166, तो ये निकल कर आएगा डिवाइड करके। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट कितना है, हमने बोले थे 80, वहाँ सब लिख दिए गिवन ऐड करके। मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18, तो ये मान के चले थे ना कि अगर वाटर ही मानना आपका सॉल्वेंट के रूप में। अब मोल फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा क्या, ये इसको सब मान को बैठा दिए, तो ये हमारा 0.12 इतना आ जाएगा। और ये मोल फ्रैक्शन हमेशा बोले थे कि 1 के अंदर ही रहेगा, पॉइंट में रहेगा। तो मोल फ्रैक्शन KI का 0.026 निकल कर आ गया, और वाटर का निकालना है तो 1 में से इसको माइनस कर दीजिए ये वैल्यू को, तो ये निकल कर आएगा। उधर मोल फ्रैक्शन के वीडियो में बता चुके हैं आप इसको। ये आसान, इतना लंबा हुआ ये एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन अगर आपको कंपटीशनल क्वेश्चन सॉल्व करना है, कंपटीशन में बैठे हुए, तो फटाक से आप क्या करिए, फटाक से ये फार्मूला लगाइए, P इंटू D इंटू 10 D, P इंटू 10 इंटू D बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो परसेंटेज यहाँ 20, ये 10, डेंसिटी 1.202 बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 166, तो ये निकल कर ये आ जाएगा आपका, वही चीज़ आ जाएगा। ओके।
फिर एक क्या क्वेश्चन का आता है, फिर एक और एक ये न्यूमेरिकल का आता है कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी, है ना। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में, वर्क किया जाता है जिस पर 68%, देखो फिर परसेंटेज के रूप में दे दिया है, बाय मास के रूप में एक्वा सॉल्यूशन। व्हाट शुड बी द मोलालिटी ऑफ सच ए सैंपल ऑफ द एसिड ऑफ द इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। तो सबसे पहले इसका वेट सॉल्यूट का दिया हुआ है 68 ग्राम, फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ग्राम, ठीक है, 68% के रूप में दिया हुआ है। तो वेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इतना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे मास बाय डेंसिटी करके फार्मूला। तो मास इसका कितना है 100 ग्राम और डेंसिटी इतना, तो ये कट कुट कर ये आ जाएगा, ठीक है। मोलरिटी हमारा निकालना है, तो मोलरिटी हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मोलिकुलर वेट HNO3 नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है, तो इसका निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका HNO3 का मोलर मास 63 ग्राम पर मोल, निकाल के देख लीजिएगा। उसके बाद मोलरिटी आपका वेट बाय सॉल्यूट मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम, तो 68/63 मोलिकुलर वेट आ गया है और ये वॉल्यूम निकल कर आया है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 1000 से, चूँकि यहाँ मिलीलीटर में यहाँ बैठाए हुए हैं, तो ये निकल कर आ गया आपका कितना, इतना मोलरिटी। आप देख लीजिएगा सॉल्व करके इसको। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, NCERT का ही सब क्वेश्चन है कि ये सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज, देखो लेबल किया हुआ है, एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का 10% वेट बाय वेट। व्हाट वुड बी दी मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन दी सॉल्यूशन, ठीक है। कहता है द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इतना ग्राम पर लीटर, देन व्हाट शैल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप इसको करो क्या, यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है गिवन डाइट करके वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम परसेंटेज के रूप में जो भी है, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 में 10 माइनस कर दीजिए 90 ग्राम, ठीक है, सॉल्वेंट का वेट। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपका इतना दिया हुआ है, वॉल्यूम लगा दो मास बाय डेंसिटी उसी तरह से, तो मास बाय डेंसिटी 100/1.2, तो 100/1.2, तो इसको ऊपर कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ये 180 ग्राम पर मोल 6H12O6 का। तो मोलालिटी आपका क्या हो जाएगा WB/MB इंटू WA 2000, तो ये मोलालिटी आपका निकल कर आ जाएगा 10/90 इंटू मॉलिकुलर वेट आपका 180, तो ये निकल कर आ जाएगा। आप इसको निकाल लीजिएगा, उधर पिछले मोलालिटी वीडियो में बता चुके हैं। मोल फ्रैक्शन भी उसी तरह से निकल कर आ जाएगा, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो NB वेट बाय मॉलिकुलर वेट 10/180 1/18 आ जाएगा, तो ये इतना सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स आ गया। उसी तरह से Na निकल कर आ जाएगा WA/MB वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 90 है, 18 ग्राम है, तो 5 मोल आ जाएगा। तो आपका ये XB निकल कर आ जाएगा इतना, ठीक है। तो ये जोड़कर अब XA निकालना है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो 1 में से इतना माइनस कर दीजिए, तो इतना निकल कर आ जाएगा। मोलरिटी फिर निकालना है हमको, तो मोलरिटी के लिए फिर वही फार्मूला लगाइए, वेट बाय मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट आपका 10 है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट आपका 180 हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका ये हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाले थे, तो ये आपको डिवाइड करने के बाद ये सब सॉल्व करने के बाद आपका इतना आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, NCERT का ही क्वेश्चन है कि ये सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया है, एक 300 ग्राम 25% का और एक 400 ग्राम 40% सॉल्यूशन का। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग निकाल, सबसे पहले हम अब देखो दो सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है, तो दोनों सॉल्यूशन का पहले अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है इस मिक्सचर में, तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द मिक्सचर, मतलब मिश्रण में आपका कुल विलय का यहाँ भार प्रेजेंट है, अमाउंट यानी उसका भार, ठीक है। मात्रा कितना है
300 का 25% है ना, तो 300 का 25 यानी 100 बाय 400 का 40% है, तो ये तो 25 या 75 और ये ठीक है, ये 2 जीरो कट गया है, तो 4 4 16 160 यानी 235 ग्राम आ गया टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उस मिक्सचर में। अब सॉल्यूशन कितना है, 300 और 400 दोनों को सॉल्यूशन हो गया 700 ग्राम, तो मास परसेंटेज आसानी से निकाल देंगे, मास ऑफ दी सॉल्यूट बाय टोटल अमाउंट ऑफ दी सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 235 और टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 700, ठीक है, इंटू 100, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा मास परसेंटेज। तो यही है आज के वीडियो में पूरा एनसीईआरटी का जो कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, जो खास करके बोर्ड एग्ज़ाम में और ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको आई होप कि ये समझ गए होंगे आप। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और थोड़ा सा हड़बड़ी भी है, कहीं जाना भी है, इसीलिए हम यहाँ अंत करते हैं वीडियो को। तो ठीक है, थैंक यू।